पहलवानों और बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह के बीच चल रही रार खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। आज दिल्ली पुलिस गोंडा पहुंची हुई थी और गोंडा में करीब बृजभूषण शरण सिंह के 12 करीबियों से पूछताछ हुई है। इसके अलावा कई लोगों के आईडी कार्ड्स भी लिए गए हैं। जिस तरीके से महिला पहलवानों ने बृजभूषण शरण सिंह पर आरोप लगाए हैं, उसके बाद दिल्ली पुलिस तहकीकात कर रही है, लोगों से पूछताछ कर रही है और अब तक बताया जा रहा है कि करीब 137 लोगों से दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले में पूछताछ कर चुकी है। इसी कड़ी में आज बृजभूषण शरण सिंह दिल्ली दौरे पर पहुंचे हुए हैं और बृजभूषण शरण सिंह के आवास के बाहर सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं कि किसी भी तरीके से दिल्ली पुलिस चाहती है कि अगर कोई भी यहाँ पे प्रदर्शन करता है तो निश्चित रूप से उसे रोका जा सके, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने फिलहाल यहाँ पे किसी को आने की अनुमति नहीं दी है। 144 धारा लगाई गई है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो अब पूरा मामला चूंकि कोर्ट में भी चल रहा है तो देखना होगा कि दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट इस पूरे मामले में क्या कुछ फैसला सुनाती है। फिलहाल बृजभूषण शरण सिंह दिल्ली दौरे पर पहुंचे हुए हैं और देखना होगा कि देर शाम तक क्या बृजभूषण शरण सिंह मीडिया के सामने आते हैं और अपना पक्ष रखते हैं या नहीं रखते। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज कैबिनेट की बैठक करने वाले हैं। यह बैठक कई मायनों में महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उत्तर प्रदेश की नई तबादला नीति को इस बैठक में मंजूरी दी जा सकती है। मतलब पिछली बार जिन तबादलों को लेकर, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग के तबादले रहे हों, पीडब्ल्यूडी के तबादले रहे हों या फिर बेसिक शिक्षा माध्यमिक शिक्षा विभाग के, जिनको लेकर काफी हो हल्ला मचा था, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश सरकार इस बार नई तबादला नीति लाने जा रही है, जिसमें किस तरीके से अफसरों और कर्मचारियों अधिकारियों के तबादले होंगे यह तय किया जाएगा। यह देखना भी महत्वपूर्ण होगा कि इस तबादला नीति के जरिए तबादले के लिए कितना मौका दिया जाता है। दूसरा बड़ा प्रस्ताव सड़क बनाते समय डक्ट बनाने का है। डक्ट का मतलब साफ है कि एक ही काम के लिए, जिसमें पाइपलाइन पड़नी हो, सीवर लाइन पड़नी हो या फिर नए तार पड़ने हो या फिर किसी कारण से अगर सड़क खोदी जानी है तो उससे पहले ही उसकी डक्ट बना दी जाए, ताकि एक बार सड़क बनने के बाद दोबारा उसको खोदना ना पड़े, जिसको लेकर भी प्रस्ताव आज यूपी कैबिनेट की बैठक में है। हालांकि औद्योगिक विकास उच्च शिक्षा विभाग के भी कई प्रस्ताव हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश में कई निजी विश्वविद्यालयों को लेटर ऑफ इंटेंट भी जारी करने का प्रस्ताव आज यूपी कैबिनेट में है। तो ये वो महत्वपूर्ण प्रस्ताव है जिन पर यूपी कैबिनेट की बैठक में चर्चा होगी। देखना यह है कि कौन कौन से ऐसे प्रस्ताव रहते हैं जिन पर यूपी कैबिनेट अपनी उत्तर प्रदेश में इमरजेंसी सेवा के लिए 24 घंटे निर्धारित थे कि इस दौरान व्यक्ति को मुफ्त में इलाज मिलता था, लेकिन अब उत्तर प्रदेश सरकार एक नई पहल करने जा रही, जिसके अंतर्गत अब 48 घंटों तक मुफ्त में मरीज को इलाज मिलेगा। साथ ही साथ जितने भी प्रदेश के सरकारी व संबद्ध निजी कॉलेज है, वहां पर एक ही वार्ड में सभी आपातकालीन सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। इसके अलावा अगर बात करें संजीवनी मिशन है, उसके अंतर्गत कहीं ना कहीं तमाम व्यवस्थाएं जो हैं उनको बेहतर बनाने की जो है काम किया जा रहा है। साथ ही साथ बात करें अगर तो उत्तर प्रदेश में जो मेडिकल कॉलेज हैं उसमें 30 बेड का अस्पताल बनाया जाएगा, जो सिर्फ इमरजेंसी सेवाओं के लिए आरक्षित किया जाएगा। ऐसे में कहीं ना कहीं अब इमरजेंसी में जो मरीज आते हैं उनके लिए राहत वाली बात होगी, क्योंकि अमूमन इमरजेंसी सुविधा के लिए उनको काफी वेट करना पड़ता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। राजधानी में लगातार पुलिस मुस्तैदी के साथ गश्त करने की बात करती है, लेकिन उन गश्त पे तब सवाल खड़ा होता है जब राजधानी में कोई बड़ी घटना बदमाश अंजाम देकर फरार हो जाते हैं। ताजा मामला ठाकुरगंज थाना क्षेत्र का है, जहां पर घास मंडी में बुजुर्ग दंपति को कल रात में बंधक बनाकर उनके घर में लूटपाट होती है। उनके घर से सोने और चांदी के जो जेवरात हैं वो बदमाश लूटकर फरार हो जाते हैं। पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगती। जब दंपति इसकी शिकायत पुलिस से करता है, उसके बाद आला अधिकारी मौके पर पहुंचते हैं और पड़ताल शुरू हो जाती है। अब देखना होगा कि कब तक बदमाश पुलिस के हिरासत में होंगे। कर्नाटक चुनाव में बड़ी जीत हासिल करने के बाद प्रियंका गांधी की व्यस्तता के कारण अब उत्तर प्रदेश के नए प्रभारी की नियुक्ति बहुत ही जल्द देखने को मिल सकती है। यानी साफ है कि प्रियंका गांधी के व्यस्त होने के बाद से अब जो है लगातार ये ऐलान होता दिख रहा है कि आखिर उत्तर प्रदेश का नया प्रभारी कौन होगा। ऐसे में हरीश रावत और तनवीर की साफ तौर पे देखने को मिल रहा है, यानी कि तारिक अनवर का नाम एक सामने निकल के आ रहा है। इसके साथ ही साथ में हरीश रावत का नाम सामने निकल के आ रहा है, जिस तरीके से कांग्रेस के नए प्रभारी बनाए जा सकते हैं। यानी साफ है कि लोकसभा चुनाव को देखते हुए जिस तरीके से कांग्रेस की तैयारियां तेज हैं और लगातार कांग्रेस इन तैयारियों को लेकर के सुर्खियों में बनी हुई है। यानी और पार्टियां जहां भी अपनी अपनी तैयारियों में लगी हुई है, वहीं कांग्रेस भी जो है इस बार तैयारियों में लग गई। यानी कि नए प्रभारी की लगातार खोज की जा रही है और नए प्रभारी की नियुक्ति के बाद से नई रणनीतियां बनना। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे समाजवादी पार्टी अब एक्टिव मोड में नजर आ रही है। लगातार अखिलेश यादव प्रशिक्षण शिविर लगा रहे हैं और एक सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर जो है वो निकल पड़े हैं। अभी हाल ही में उन्होंने लखीमपुर में प्रशिक्षण शिविर लगाया और इसके बाद
सीधा नैमिषारण्य में अपना 2 दिन का प्रशिक्षण शिविर लगा रहे हैं, जहां से कहीं ना कहीं साफ संदेश जा रहा है जो भारतीय जनता पार्टी का अयोध्या एजेंडा है उसकी काट कहीं ना कहीं समझ में आ रही है। तो लगातार अखिलेश यादव कोशिश कर रहे हैं कि लोकसभा चुनाव को लेकर कोई भी कसर ना रह जाए। लगातार वो कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो प्रशिक्षण शिविर लगाना हो, बूथ लेवल पार्टी को मजबूत करना हो। लगातार समाजवादी पार्टी प्रयास कर रही है कि कैसे भी लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को पछाड़ा जाए। मत्स्य विभाग द्वारा मछली के शिकार पर पूर्णतः रोक लगा दी गई है। 1 जून से लेकर के 31 अगस्त तक कोई भी किसी भी प्रकार की जलीय जंतुओं का शिकार नहीं करेगा। यदि कोई शिकार करता हुआ पाया जाता है तो उस पर मत्स्य विभाग द्वारा कार्रवाई की जाएगी। 3 महीने तक नदियों में मछलियों का संतुलन बनाए रखने को लेकर के रोक लगाई जाती है। यदि इस समय इसका शिकार किया जाता है तो जलीय जंतुओं को उनका संतुलन बिगड़ जाता है। नदियों पर शिकार के लिए शासन द्वारा रोक लगाई गई है और शिकार करने वाले लोगों के ऊपर कार्रवाई के सख्त निर्देश भी दिए गए हैं। इसके बावजूद भी जमकर प्रतिबंधित मछलियां सड़कों किनारे बेची जा रही हैं, जिन पर अभी तक जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। कानपुर के बाबूपुरवा थाना क्षेत्र के इलाके में स्थित अजीतगंज में बने हिंदू कब्रिस्तान की जमीन पर भूमाफियाओं के कब्जे के विरोध में आज डीसीपी कार्यालय बड़ी संख्या में लोग तख्तियां लेकर पहुंचे, जहां उन्होंने अपना विरोध दर्ज कराया। आपको बताते चले कि पूरा मामला कानपुर के बाबूपुरवा थाना क्षेत्र के अजीतगंज इलाके का है, जहां पर 100 वर्ष पुराना हिंदू कब्रिस्तान बना हुआ है, मगर कुछ भूमाफियाओं के द्वारा हिंदू कब्रिस्तान की जमीन पर कब्जा किया जा रहा है, जिसको लेकर स्थानीय लोगों ने जब विरोध किया तो भूमाफियाओं ने लोगों से मारपीट और गाली गलौज की, जिसके बाद आज बड़ी संख्या में लोग एकत्रित होकर कानपुर के डीसीपी दक्षिण साउथ कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने भूमाफियाओं के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। साथ ही डीसीपी दक्षिण से मुलाकात करके भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। साथ ही लोगों का कहना है कि हिंदू कब्रिस्तान की जमीन जो कब्जा हो चुकी है उसे खाली कराया जाए। अब देखने वाली बात यह होगी कि कानपुर की बाबूपुरवा थाना पुलिस इस पूरे मामले पर भूमाफियाओं के खिलाफ क्या कार्रवाई करती है। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार भूमाफियाओं पर शिकंजा कसने और उन पर कार्रवाई करने के आदेश कर रहे हैं, लेकिन उनके मातहत उनके आदेशों की अवहेलना कर रहे हैं। ताज़ा मामला पंची क्षेत्र का है, जहां पर भूमाफिया एक पीड़ित परिवार पर लगातार जुर्म ढा रहे हैं, उसके प्लाट पर कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं। लगातार शिकायत के बाद भी पंची पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। इससे त्रस्त होकर के पीड़ित परिवार इस भीषण गर्मी में और तपती धूप में बच्चे को लेकर के और अब एक बूढ़ी माँ मुख्यमंत्री की चौखट पर न्याय के लिए पैदल ही लखनऊ जाने के लिए घर से निकल चुकी है। इस मामले की जानकारी होते ही प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। तत्काल कमिश्नर के आदेश पर पंची पुलिस मौके पर पहुंची और कानपुर से लखनऊ पैदल जा रहे पीड़ित परिवार को रोका और उसकी सुनवाई करने को पंची थाने लाए। पीड़ित ने पंची थाने में शिकायत की है, वो माफिया उसे लगातार परेशान कर रहे हैं और उसकी ज़मीन पर कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं। इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है, लेकिन एक बात तो जरूर सामने आ रही है, एक सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर भू माफियाओं पर कार्रवाई पुलिस क्यों नहीं कर रही है। सबसे बड़ा सवाल है, क्या पीड़ित परिवार पैदल मुख्यमंत्री के चौखट पहुँचता तो क्या कई अफसरों पर कार्रवाई होती? इसी को डर से क्या उस महिला की सुनवाई के लिए उसे पंची थाने ला गया? यह एक बड़ा सवाल है। अब देखने वाली बात यह होगी पीड़ित महिला को न्याय मिलता है या फिर उसे झूठा जुमला दिया जाएगा। मेरठ के थाना कंकड़खेड़ा क्षेत्र में अवैध जमीन के कब्जे को लेकर के मेरठ पुलिस प्रशासन पर जमकर के पथराव किया गया। ग्रामीणों ने पुलिस प्रशासन पर जमकर पथराव किया। मौके पर कई थाने की पुलिस फोर्स तैनात है। एसपी सिटी, एडीएम और प्रशासनिक अधिकारी वहां तैनात हैं। एमडीए की टीम पर और पुलिस प्रशासन पर पथराव हुआ है, जिसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है, 5 लोगों को हिरासत में लिया है। साथ ही अगर बात की जाए तो अभी पुलिस प्रशासन लगातार वहां कॉम्बिंग कर रहा है, किसी भी तरह से अशांति का माहौल ना हो। पुलिस का साफ कहना है कि अगर किसी भी तरह से ग्रामीण अशांति का माहौल करते हैं तो सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल की बात की जाए, माहौल शांत है, लेकिन उसी के साथ साथ देख सकते हैं कि भारी पुलिस फोर्स मेरठ के शहर क्षेत्र के कई थानों की पुलिस फोर्स कंकड़खेड़ा तैनात है। उसी के साथ साथ हाईकोर्ट के आदेश के बाद डॉक्टर की जमीन को कब्जा मुक्त कराने के लिए एमडीए की टीम और पुलिस प्रशासन पहुंचा था, लेकिन उसी के बीच ग्रामीणों ने जम करके पुलिस प्रशासन को दौड़ाया। लेकिन पुलिस प्रशासन ने भारी मौजूदगी में, भारी संख्या में पुलिस प्रशासन मौजूद किया गया। एसपी सिटी और क्यूआईटी पीएसी के जवान वहां तैनात किए गए, जिसके चलते अशांति का माहौल न हो। फिलहाल पुलिस ने मोर्चा संभाला है, एसपी सिटी पीयूष सिंह ने मोर्चा संभाला है। ग्रामीणों को शांत कराने का काम किया जा रहा है। अवैध कब्जे की जमीन को लेकर के विवाद है, जिसको लेकर के
फिलहाल पुलिस प्रशासन और एमडीए की टीम कंकड़खेड़ा थाना क्षेत्र में पड़ी हुई है। वहीं अगर बात की जाए तो डॉक्टर ने एमडीए से ज़मीन खरीदी थी और उसके बाद कब्जा मुक्त कराने के लिए मेरठ विकास प्राधिकरण से गुजारिश की थी, लेकिन उसके बावजूद मेरठ विकास प्राधिकरण माफियाओं से जमीन को कब्जा मुक्त नहीं करा पाया। हाईकोर्ट के आदेश के बाद एमडीए और जिला प्रशासन की टीम ने कब्जा मुक्त कराने का काम किया है। मेरठ के थाना कंकड़खेड़ा एक हफ्ते बाद हिंदू नेता सचिन सिरोही जेल से बाहर आए हैं और जेल से बाहर आते ही हिंदू कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत फूल मालाओं से किया। बता दें कि जिस तरीके से शपथ ग्रहण समारोह में वंदे मातरम पर AIMIM के नेता नहीं खड़े हुए थे, उसके बाद विरोध प्रदर्शन का दौर शुरू हुआ था और उसमें सचिन सिरोही को ओवैसी का पुतला फूंकते हुए गिरफ्तार कर लिया गया था। बाद में उनमें कई धाराओं में जो केस दर्ज हुए थे उनमें उनके वारंट कटे हुए थे, उन्हीं को लेकर उन्हें जेल भेज दिया गया। एक के बाद एक उनको जमानत मिलती गई, लेकिन धाराएं इतनी थी कि धीरे धीरे एक हफ्ता बीत गया। एक हफ्ते बाद जब 3 केसेस में उनको जमानत मिल गई तो इतवार की रात को उनकी रिहाई हुई है। रिहाई होने के बाद एक बार फिर सचिन सिरोही ने कहा है कि वो हिंदू धर्म के रक्षक के रूप में काम करते रहेंगे और उन लोगों की आवाज़ योगी और मोदी तक पहुंचाते रहेंगे जिनके साथ लव जिहाद के मामले में अन्याय होता है। दबंगों को नहीं रहा खाकी का खौफ। जी हां, ये रायबरेली में इस समय दबंगों की दबंगई चरम सीमा पर है और ताज़ा मामला रायबरेली कोतवाली क्षेत्र के शेखवाड़ा का है, जहां एक नाली के विवाद को लेकर दबंगों द्वारा घर में घुसकर महिलाओं को पीटा जाता है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं किस तरह से महिलाओं तक को, बच्चियों तक को नहीं छोड़ा गया। वहीं एक युवती जो है जिसकी हालत गंभीर देखते हुए उसे लखनऊ ट्रामा सेंटर और रिफ़र किया गया है। फिलहाल परिवार पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचा था, आलोक प्रियदर्शी से न्याय की गुहार जरूर लगाई है, लेकिन कहीं ना कहीं सवाल ये उठता है कि ये त्वरित कार्रवाई क्यों नहीं होती और ना कार्रवाई ना होने की वजह से ही यही छोटी मोटी घटनाएं बड़े घटनाओं का रूप ले लेती हैं। फिलहाल अब देखना ये होगा कि खबर प्रकाशित होने के बाद पुलिस विभाग इस पर कितना गंभीर होता है और क्या कार्रवाई करता है। मुख्य द्वार पर लगा होर्डिंग्स अचानक से गिर गया। आपको बताते चले कि जहां आज सूबे के उप मुख्यमंत्री हैं केशव प्रसाद मौर्य, वो आगरा में शिरकत करने के लिए आ रहे हैं। तो आपको बताते चले कि वह व्यापारी जो सम्मेलन है उसमें हिस्सा लेंगे, तो उसी के लिए जो मुख्य द्वार है वहां पर लोहे की जो एंगल है उनसे एक भारी मुख्य द्वार पर होर्डिंग्स लगाया गया था जो अचानक से गिर गया, धराशायी हो गया। हालांकि गनीमत यह रही कि कोई हादसा नहीं हुआ। अगर कार्यक्रम चालू होने के दौरान यह होर्डिंग्स गिरता तो बड़ा हादसा होने की भी आशंका थी, लेकिन गनीमत यही रही कि यह होर्डिंग्स गिरने के साथ साथ जिस समय होर्डिंग्स गिरा वहां पर कोई नहीं था। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि होर्डिंग्स लगाने वालों को इस चीज़ से सबक लेना चाहिए कि जहां कल भी लखनऊ के अंदर जो होर्डिंग्स गिरा जिसमें मौत भी हुई, लेकिन जो जिम्मेदार लोग हैं वह इन हादसों से कोई सबक नहीं ले रहे हैं, उनको सबक लेना चाहिए। बाराबंकी में विवाहिता की धारदार हथियार से निर्मम हत्या। घटना के बाद क्षेत्र में मचा हड़कंप। पुलिस कर रही मामले की जांच पड़ताल। पूरा मामला बाराबंकी जिले के गुंगटेर थाना क्षेत्र के पारा गांव का है, जहां पर घर पर की छत पर अकेली सो रही एक विवाहिता महिला की धारदार हथियार से गला रेत कर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि महिला का पति और बच्चे एक शादी समारोह में गए हुए थे। इसी दौरान घटना को अंजाम दिया गया। घटना की जानकारी होने के बाद परिवार में कोहराम मच गया। वहीं सूचना पर मौके पर कई थानों की पुलिस फोर्स और पुलिस के आला अधिकारी पहुंचे, जिसके बाद मामले की जांच पड़ताल में जुट गए। वहीं जांच पड़ताल के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेते हुए पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अवैध संबंधों के चलते महिला की हत्या की आशंका जाहिर की जा रही है। पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार सिंह का कहना है कि लूट के इरादे से हत्या नहीं की गई है। कुछ तथ्य मिले हैं जिनके आधार पर जांच पड़ताल की जा रही है। जल्द ही घटना का अनावरण किया जाए। तहसील पर एक शिकायतकर्ता को शिकायत करना पड़ गया बहुत ही भारी। प्रधान के खिलाफ जो है शिकायतकर्ता ने शिकायत की तहसील दिवस पर। जैसे ही सूचना मिली है प्रधान के लिए, प्रधान ने सभी भाइयों के साथ पे पत्थर बरसाए हैं शिकायतकर्ता के घर पर। उस शिकायतकर्ता के सभी परिवार वाले घायल हुए हैं। ये जो है कोतवाली बिसौली क्षेत्र के ततारपुर का मामला है।
यहाँ पर जो है तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं किस तरीक़ा से प्रधान के परिवार के द्वारा पत्थर बरसाए गए। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, इतनी तेज तर्राक सरकार होने के बावजूद भी रोज आए दिन ये ऐसी घटनाएं हो रही हैं। जब तक ऐसे घटना में सम्मिलित होते हैं सख्त से सख्त कार्रवाई नहीं होगी तब तक ऐसी घटनाएं होती रहेंगी। पूरा तस्वीरों में देख रहे हैं किस तरीक़ा से, चाहे महिलाएं हों चाहे जो है परिवार प्रधान के परिवार वाले हों, किस तरीक़ा से घर में घुसकर जो है एक शिकायतकर्ता के ऊपर पत्थर बरसा रहे हैं, छत से लेकर पत्थर बरसाए जा रहे हैं। सभी परिवार वाले जो है घायल हुए हैं। इस पर जो है क्या एक्शन होगा अब ये तो देखने वाली बात होगी। बागपत में शराब पीकर विवाद होने के बाद युवक की हत्या का मामला सामने आया है। दरअसल मैं आपको बता दूं, बागपत के रमाला थाना क्षेत्र किशनपुर बराल के अंदर शराब पीकर विवाद होने के बाद हत्या की गई है। युवक की हत्या करने के बाद उसको नहर के अंदर फेंक दिया गया है। उसी के 3 पड़ोसियों ने पूरी वारदात को अंजाम दिया है। पड़ोसियों ने उसके कपड़े उसके घर के बाहर फेंककर वहां से फरार हो गए हैं। युवक का शव पास की नहर के अंदर मिला है। पुलिस ने तीनों युवक को अरेस्ट कर लिया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की बिजनौर में 3 लोग अभी तक नहाते दौरान डूब चुके हैं और एक युवक की तो लाश मिल गई है। फिलहाल एक युवक की और एक युवक की तलाश जारी है। जी हां, आपको बताते चलें बिजनौर शहर में अलग अलग तहसील में 2 युवक व एक युवती डूब चुकी, जिसमें काफ़ी प्रयास के बाद नूरपुर के युवक की तो लाश मिल गई है। फिलहाल अफजलगढ़ में जो युवक डूबा है उसकी तलाश जारी है। अगर बात करें वहीं युवती की तो युवती की भी तलाश जारी है। फिलहाल उसकी भी लाश नहीं मिली है। बताया जा रहा है ग्रामीणों ने देखा था युवती फ़ोन पे बात कर रही थी। फ़ोन पे बात करते करते अचानक उसने छलांग लगा दी और वो डूब गई। फिलहाल एनडीआरएफ उसकी तलाश कर रही है, लेकिन युवती का अभी कुछ पता नहीं चला। लगभग 24 घंटे से ज़्यादा युवती की तलाश को हो गए हैं, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं लग पाया। अगर बात करें युवक की तो युवक अफजलगढ़ में नहाते दौरान डूबा था। उसको भी आज 24 घंटे हो गए हैं। फिलहाल युवक का भी कुछ अता पता नहीं चला। अगर टोटल बात की जाए बिजनौर में तो एक हफ्ते में 3 लोग डूब चुके हैं, जिसमें एक युवक की तो लाश मिल गई है, एक युवती और एक युवक की तलाश जारी है। लगातार 3 लोगों की डूबने की सूचना से एनडीआरएफ विभाग में हड़कंप मचा हुआ है और वो प्रयास कर रहा है कि लाश जल्दी मिल जाए। और परिजनों का कहना है, परिजनों ने आरोप भी लगाया है, युवती के परिजनों ने अपहरण का मुकदमा भी लिखवाया है। कहीं ना कहीं युवती पर शक है कि उसका अपहरण किया गया और फेंका गया, लेकिन ग्रामीणों का देखा गया कि वो फ़ोन पर बात कर रही थी और उसने अचानक छलांग लगा दी। अब फिलहाल बात की जाए युवक व युवती की तलाश लगातार एनडीआरएफ कर रहा है।